क्या हाल है भाई। आई होप ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। अच्छा, आज देखने वाले हैं हम अपनी CSS को। तो नाउ सबसे पहले जो है वो आप फोल्डर को ओपन कर लें। मैं फ़ोल्डर जो है वो बना चुका था, तो मैंने सोचा कि आपके सामने खोल दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोल्डर को आप VS कोड के अंदर ओपन करें और उसके बाद जो आपको यूज़र इंटरफेरेंस दिखेगा वो कुछ दिखेगा इस तरह से। ठीक है, जब आपका VS कोड खुल जाएगा तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आज हम देख रहे हैं कि CSS की फुल फॉर्म होती है हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट्स अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ आर डॉक्यूमेंट, कि किस तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग वगैरह होती है। डॉक्यूमेंट से मुराद हमारी वेबसाइट्स वगैरह हो गई हैं। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। देखें, अब एक ये वेबसाइट है हमारे पास। अब किस तरीके से हमारे पास हेडिंग यहाँ आ रही है और जो चीज़ें हमारे पास होम का बटन यहाँ, अबाउट का बटन यहाँ, स्किल यहाँ आ रही है, तस्वीर का साइज़ ये होना चाहिए, कौन सी चीज़ किस जगह पर आना चाहिए, फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर किस तरह से होना चाहिए, आइकन किस तरह से होना चाहिए, रो में होना चाहिए, कॉलम के अंदर होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जिस तरह से यहाँ पर दी गई है, ये सब कुछ जितनी भी स्टाइलिंग वगैरह होती है किसी भी वेब पेज के ऊपर, तो वो बेसिकली होती है CSS से। ठीक है भाई, किससे होती है? CSS से। यहाँ फ़ॉन्ट बोल्ड हुआ विच मीन्स के यूज़ की गई है CSS। ठीक है, तो किसी भी वेब पेज के अंदर स्टाइलिंग वगैरह देने के लिए हमारे पास इस्तेमाल की जाती है हमारी CSS। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, आप जो है अपने VS कोड के अंदर अब सबसे पहले जो हम देखते हैं, टोटल हम देखेंगे यहाँ पर 4 चैप्टर। नंबर 1 कलर एंड बैकग्राउंड, दूसरा देखेंगे टाइपोग्राफी, तीसरा लेआउट एंड बॉक्स मॉडल, और चौथा देखेंगे हम बॉक्स शेडो एंड बॉर्डर रेडियस। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके से हमारे पास CSS लगती है। ठीक है, हाउ टू ऐड CSS। अच्छा, 3 तरीके होते हैं हमारे पास CSS लगाने के। सबसे पहला तरीका होता है कि आप किस तरह से इंटरनल लगा सकते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल लगा सकते हैं, किस तरह से इनलाइन लगा सकते हैं। तो मैं तीनों तरीके जल्दी से बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहला तरीका तो स्टाइल का आपने डायरेक्ट टैग लगाया। अब इसमें जो कुछ भी लिखेंगे वो सब सारा का सारा आपका CSS। सिंपल। देखें, मैंने यहाँ बना लिया एक हेडिंग में लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ठीक है भाई। हेलो वर्ल्ड के बाद क्या करा हमने, ये लिखने के बाद स्टाइल के अंदर अब कुछ चीज़ अभी भी समझ लेते हैं कि देखें, जब आप CSS लगा देते हैं उसके बाद एलिमेंट को टारगेट किस तरह से करना है। 3 तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहला, सेलेक्ट एन एलिमेंट बाय इट्स टैग नेम। ठीक है भाई, यानी कि डायरेक्ट आप टैग नेम से उसे कॉल कर लें। मैंने यहाँ क्या दिया है, H1, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आएँ और यहाँ लिख दें H1। सिंपल, ये हो गया कॉल। उसके बाद दे दें आप कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद आप यहाँ बता दें कि यहाँ कौन सी स्टाइलिंग या क्या स्टाइलिंग देना चाहते हैं आप इसे। तो हमें सबसे पहले कर देना है गो लाइव, ताकि इसका आउटपुट हमें नज़र आ जाए। ओके, हमें आउटपुट इसका मिल चुका है। अब हमें जो इसके ऊपर स्टाइलिंग देनी है वो ये है कि सबसे पहले इसके कलर को देख लेते हैं हम। यहाँ पर आए, हमने लिखा कलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गए इसके डायरेक्ट कलर के नाम, जो कलर हमें देना है हमने दे दिया मिसाल के तौर पर यहाँ पर्पल। तो हमें जो आउटपुट दिखेगा, अब इस फ़ॉन्ट का कलर क्या हो जाएगा हमारे पास, पर्पल, इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल B से पूरा कवर कर लेगा तो B दबा देगा भले। उसके बाद अब यहाँ जो कलर आया हमारे पास, यहाँ आप कलर 3 तरीके से दे सकते हैं। ये कलर दिया है मैंने बाय आर नेम। ठीक है, आप चाहें तो किसी कलर का कोड लिख सकते हैं या तो उसकी 8GB वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, 8GB वैल्यू से मुराद है, हमने लिखा यहाँ R, देखें ऑटोमेटिक इसने दे दिया 8GB। ठीक है, अब कोई भी कलर होता है ना, कोई भी कलर वो जो मिलकर बनता है वो इन्हीं 3 कलर से मिलकर बनता है, रेड से, ग्रीन से, ब्लू से। सिंपल। अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। यहाँ पर आए, मैंने लिख दिया कि मुझे रेड चाहिए 30px। सिंपल। मुझे ग्रीन चाहिए 40px, 50px ले लें, और मुझे ब्लू कलर चाहिए इसके अंदर 70 कलर। अब देखते हैं मुझे कौन सा कलर बना के देगा। तो इसने देखें मुझे कौन सा कलर बना दिया। ठीक है, या ज़्यादा कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं 130। रेड ज़्यादा कर दिया मैंने, तो मुझे रेड थोड़ा इसमें क्या दिखने लग गया, अब ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, फाइनल वैल्यू कहाँ तक होती है, ये जाता है बस 250 तक।
ठीक है, कहाँ तक 250, यानी इसका जो मैक्सिमम कलर होगा वो होगा हमारे पास 250, 0 to 250। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद तो पहला तरीका RGB दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, आप डायरेक्ट नाम लिख दें उस कलर का जो कलर आपने यहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे कि मुझे अगर पिंक चाहिए तो जस्ट मैं यहाँ पर जो है वो पिंक लिख दूंगा, मुझे ब्लू चाहिए तो मैं डायरेक्ट ब्लू को लिख दूंगा, डायरेक्ट कलर को कॉल कर दूंगा। और तीसरा कि आप उसके कलर का कोड लिख दें। कोड से मुराद मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें, कलर कोड इन CSS। अब यहाँ कलर के बहुत सारे, एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही अच्छी है, ये वाली क्विक किट ट्यूटोरियल्स जो है वो इस वेबसाइट का नाम है हमारे पास। अच्छा, अब इस वेबसाइट की खासियत बात क्या है, यानी कि अब ठीक है, अब मैं जो है वो एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है मिसाल के तौर पर इस कलर की। ठीक है, यहाँ कलर आ गया। अब यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं आराम से। हमें चाहिए ये कलर। अब इस कलर का क्या आ गया, ये रहा HEX हेक्सा कोड, ये कोड आ गया इस कलर का। जस्ट आपने करना है कॉपी, अपने डॉक्यूमेंट में जाएं और यहाँ कलर के अंदर आकर पेस्ट कर दें, तो यही कलर क्या हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट का कलर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर के आप कोड से भी इसे लगा सकते हैं। तो हमने जो है वो तीनों कलर के देख लिए टाइप कि कौन कौन से हम कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो कहूँगा कि आप हमेशा इस्तेमाल करें तो वो करें आप RGB। ठीक है, RGB कर लें या डायरेक्ट कलर का नेम ही कर लें जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, बहरहाल उसके बाद बात करते हैं हम कैस्केडिंग की। ठीक है, कैस्केडिंग विच मीन्स के कोड को ये पढ़ेगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलें ठीक है, हमने लगाई है अभी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के बाद H1 को हेडिंग दी हुई है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया H1। ठीक है, लेकिन इसको कलर मैंने दे दिया ब्लू, सिंपल। अब मुझे दोबारा एक और हेडिंग डालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करा और दबा दिया Ctrl D, नीचे आ गया, कलर कर दिया चेंज। कलर मुझे अब ब्लू नहीं, मुझे देना है रेड, रेड सिंपल। ठीक है, अब देखें मैंने हेडिंग एक ही डाली है लेकिन मैंने कलर इसे 3 दे दिए। सबसे पहले मैंने इसे पिंक दे दिया, उसके बाद ब्लू दे दिया, उसके बाद मैंने रेड दे दिया। तो आप सोचें कि अब मुझे जो आउटपुट दिखेगा, जो कलर नज़र आएगा वो क्या आएगा, सिंपल, चलिए सोचें। ठीक है, हमें जो आउटपुट नज़र आएगा वो आएगा रेड। क्या नज़र आएगा, रेड। ठीक है, अब रेड नज़र क्यों आ रहा है, हालांकि सबसे पहले मैंने कलर क्या दिया था, इसे पिंक दिया था। उसी वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये कैस्केडिंग है, विच मीन्स कि ये कोड को पढ़ेगा ऐसे लाइन बाय लाइन जो हमने पहले दिया है। उसके बाद जो दूसरा कलर दिया, इसके बाद इसने क्या करा, ये पहले वाले को ख़त्म कर दिया और दूसरा कलर अप्लाई कर दिया। जब तीसरा कलर हमने इसे दिया तो इसने दूसरे वाले को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसका मतलब कोड आखिरी में दी जाएगी, ये उसे अलाउ करेगा, बात ख़त्म, सिंपल। ठीक है, तो इसी वजह से इसने क्या कर दिया, ये अगर आप लगाना चाहते हैं ये कलर तो जस्ट यहाँ पर आएँ और यहाँ लगा दें इम्पोर्टेंट, सिंपल। इम्पोर्टेंट क्या करेगा, अब ये आपको वही कलर देगा जो आपने इम्पोर्टेंट के अंदर इस्तेमाल किया, सिंपल। देख रहे हैं, अब ये आपको वही कलर देगा जो आपने इम्पोर्टेंट के अंदर इस्तेमाल किया। आप चाहते हैं कि आपके पास ब्लू आ जाए, ब्लू पे इम्पोर्टेंट लगा दें। जहां आपने लगा दिया इम्पोर्टेंट, विच मीन्स कि अब इसके ऊपर फ़र्ज़ है कि भाई ये वही कलर दे आपको जो आपने इस पर इम्पोर्टेंट्स लगाया। अब ये मुझे ब्लू शो कर देगा, हालांकि कैस्केडिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये रेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, ब्लू, क्योंकि मैंने ब्लू पे क्या लगा दिया, इम्पोर्टेंट, सिंपल। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, चले भाई, अब क्या करते हैं, हम अपने HTML के अंदर आ चुके हैं। अब हेडिंग को काट देते हैं। हमने इंटरनल CSS लगाकर देख ली। उसके बाद जो लगाते हैं वो लगाते हैं हम इनलाइन भी लगा के देख लेते हैं। इनलाइन जस्ट ओपन टेक के अंदर खास ख्याल रखिएगा, ओपन टेक के अंदर आए, ओपन टेक के अंदर आपने लिखना है सबसे पहले स्टाइल लिख दिया। अब आपने जो कलर देना है, कोई भी स्टाइलिंग देनी है, मुझे कलर इसका चेंज करना है तो यहाँ कलर लिखा और कलर लिख दिया मैंने, मुझे जो कलर चाहिए वो चाहिए रेड, सिंपल। आउटपुट देख लेते हैं, ये आ गई इसकी हमारे पास रेड हेडिंग। तो इस तरह से लगती है हमारे पास इनलाइन CSS इस्तेमाल कभी कभार जो है वो आ ही जाती है, जो हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे कुछ स्टाइलिंग अगर देनी है तो जस्ट हम इनलाइन CSS लगा देते हैं। चलें भाई, अब क्या करते हैं हम, अब लगा लेते हैं एक्सटर्नल CSS।
अब यहाँ पर आए, सबसे पहले लिंक करवाना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हमने एक अलग ही फाइल बना ली, ठीक है। उसके बाद आप HTML को CSS के साथ क्या करवाएंगे, कनेक्टिविटी से लिंक करवाएंगे। तो जस्ट यहाँ पर आएँ, यहाँ आने के बाद यहाँ लगा दें आप लिंक। लिंक के अंदर फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, वो ऑटोमेटिक देगा कि आपने क्या लिंक करवाना है। हमें करवाना है CSS, सिंपल। अब ये लिंक हमारे पास हो चुकी है, ठीक है भाई। उसके बाद इसे हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब जस्ट जो भी स्टाइलिंग लिखेंगे वो लिखेंगे हम एक्सटर्नल वाली पे गए, हमने लिखा जो H1 है हमारे पास, उसका कलर कर दो ब्राउन। तो अब कलर क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्राउन, विच मीन्स कि एक्सटर्नल फाइल हमारे पास CSS की कनेक्ट हो चुकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। देखें हमारे पास अब जो भी आप कोड करेंगे वो करिएगा एक्सटर्नल ही, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कलर की, जो कि हम कर चुके हैं कि कलर क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को चेंज कर देता है। कितने कलर के, 3 तरह से कलर लगा सकते हैं, ये बात हमें पता चल चुकी है। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से क्या दे सकते हैं हम, किसी भी एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, बैकग्राउंड कलर। इतनी विड्थ क्यों ले रहा है, वो इस वजह से कुछ एलिमेंट हमारे पास ब्लॉक लेवल होते हैं, हेडिंग भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी की पूरी विड्थ को करते हैं कवर, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब क्या करते हैं, अब देखें हमने डायरेक्ट सेलेक्टर को टारगेट करना सीख लिया कि किसी भी डायरेक्ट सेलेक्टर को करें टारगेट और उसके ऊपर दे दें आप सिंपल स्टाइलिंग। अब हम क्या करते हैं, हमने किसी और सेलेक्टर को टारगेट करना है, मैंने लिखा P और इसमें जो है वो एक डमी टेक्स्ट लिख दिया मैंने। अब मैंने टारगेट किसे करना है, P को। अब मैं गया स्टाइलिंग के अंदर और मैंने यहाँ लिखा P सिंपल। P का बैकग्राउंड मैंने कलर कर दिया येलो, ठीक है। इस तरीके से जो है वो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट आप कर सकते हैं। लेकिन अब आएगा यहाँ एक मसला, देखिए मैंने एक पैराग्राफ बनाया, 2 पैराग्राफ बना लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें मुझे अगर कोई वेबसाइट बना रहा हूँ मैं और मुझे उसमें बहुत सारे पैराग्राफ चाहिए, लेकिन मैंने पैराग्राफ को जो स्टाइलिंग दी है वो दी है येलो कलर, तो जो मैंने स्टाइलिंग दी है वो दी है येलो कलर। अब इसमें जितने भी पैराग्राफ होंगे उस सबके ऊपर वो ही कलर लग जाएगा जो मैंने कलर यहाँ दिया, तो ये तो है मसला, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास तरीके होते हैं 2 और, ठीक है। तो नंबर 2 तरीका क्या होता है, सेलेक्ट एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक क्लास, यानी कि अब आप देते हैं क्लास, ठीक है। अब यहाँ आए हम और यहाँ दे दी हमने इसे, यहाँ आए यहाँ दे दी हमने इसे क्लास के अंदर अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया पैरा सिंपल, ठीक है। पैरा लिखने के बाद CSS के अंदर गए। अच्छा एक और चीज़, क्लास इज डिनोटेड बाय डॉट, आपने डॉट लिखा, इसका मतलब CSS समझ जाएगी कि आप यहाँ क्या लगाना चाहते हैं। यहाँ हम लगाना चाह रहे हैं क्लास। उसके बाद मैंने यहाँ क्लास किस नाम से बनाई है, पैरा, मैंने क्लास बनाई है पैरा के नाम से। तो जस्ट आपने जाना है दोबारा CSS के अंदर और यहाँ डॉट के आगे लिख देना है पैरा, ठीक है। पैरा लिखने के बाद आप लगा दें कर्ली ब्रैकेट, क्लास टारगेट हो चुकी। अब जिस तरह की आप स्टाइलिंग चाह रहे हैं दे दें। अब आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका ये वाला, हो गया पिंक, ठीक है। तो जोन सा कलर आपने चाहिए आप वो इस तरह से क्लास देकर लगा सकते हैं। एक और तरीका होता है हमारे पास और वो होता है हमारे पास ID। तो ID किस तरह से लगती है, ID इज डिनोटेड बाय हैश, सही है। वो किस तरह से लगेगी, आप आए यहाँ पर इसे दे दें ID, ID हमने इसे दे दी। ID भी कुछ भी दे सकते हैं, हमने दे दी ID से पैरा, इसे भी ID क्या दे दी हमने, पैरा 2 देते हैं सिंपल। CSS के अंदर गए, ID डिनोटेड बाय हैश, उसके बाद लिखते हैं आप पैरा 2 सिंपल, हो गया काम। और आप कुछ भी स्टाइलिंग दे दें, बैकग्राउंड कलर दे दें इसका यही पिंक वाला ही, ठीक है। उसका मतलब ये काम कर रही है। तो 3 तरीके आ गए हमारे टारगेट करने के सब। तो नाउ पहला तरीका कि हम जो है वो डायरेक्ट सेलेक्टर को कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम किसी को भी क्लास दे सकते हैं, बस शर्त ये है कि सबसे पहले आप लगा देंगे डॉट, बिकॉज क्लास इज डिनोटेड बाय डॉट। तीसरा तरीका कि हम किसी भी एलिमेंट को वहाँ HTML से टारगेट ID देकर यहाँ टारगेट कर सकते हैं विद द यूजिंग हैश, बिकॉज ID इज डिनोटेड बाय हैश,
ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और टैक्स की। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो कि आपने आनी चाहिए आपको ज़रूरी। ठीक है, तो इसी वजह से सबसे पहले हमने पढ़ लिया ये। उसके बाद जो है वो इसे हम ख़त्म कर देते हैं सबको। उसके बाद सिर्फ हम दे देते हैं यहाँ पर हेडिंग, और हेडिंग में लिख देते हैं वही हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड सिंपल। यहाँ स्टाइलिंग इसको दी हुई है तो वो भी जो है वो हम काट देते हैं। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं हम दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखना चाहते हैं, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह, कलर। ठीक है, तो इसे दे देते हैं हम आईडी। आईडी एक और तरीके से दे सकते हैं आप सिर्फ यहाँ लिख दें H1, यहाँ लगाएं हैश, और जो आईडी दिखे, जो आईडी देनी है आपने वो लिख दें। हमें इस आईडी देनी है फ़ॉन्ट सिंपल। देखें तो ऑटोमेटिक इसने मुझे लिख कर दे दिया। अब जस्ट यहाँ जाना है मुझे, और मुझे टारगेट करना है फ़ॉन्ट को। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ हैश, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ आईडी को, और उसके बाद यहाँ लिख देना है फ़ॉन्ट। ठीक है, अब जो जो स्टाइलिंग देनी है वो उसके ऊपर हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दें हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सिंपल। यहाँ आ गए भाई। अब क्या कर लेते हैं, दूसरा चैप्टर देखते हैं जिसमें था टाइपोग्राफी। अब देख लेते हैं हम सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट। आप फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, हमने दे दिया 20px। साइज़ क्या हो गया हमारे पास, छोटा बड़ा देना है 30px, 40px, 50px। तो किसी भी टेक्स्ट का साइज़ को अगर आपने इंक्रीज़ करना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग CSS, तो आपने देना है फ़ॉन्ट साइज़ सिंपल। ठीक है, इसके बाद आप दे सकते हैं, अच्छा इसको 3 तरीके से दे सकते हैं, px के अंदर भी दे सकते हैं आप, जो है वो इसे परसेंट के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे कर देते हैं 250, 502%। ठीक है, तो इस तरीके से आप किस में परसेंट के अंदर भी दे सकते हैं, और दूसरा तीसरा EM के अंदर भी दे सकते हैं। यानी कि मुझे इसका टेक्स्ट देना है 1.3 EM सिंपल। थोड़ा और बड़ा चाहिए तो इसका EM बढ़ा दें, आप 1.7 कर दें, 1.9 कर दें, जितना आपने देना है। तो हमेशा आप px के अंदर ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। जस्ट मैंने बता दिया बिकॉज इसके यूनिट होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो हमने दे दिया यहाँ 30px। उसके बाद होती है हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिलियाँ, यानी कि अब यहाँ दे दी मैंने फ़ॉन्ट फैमिली। अब यानी कि जिस डिज़ाइन का जिसका आपने चाहिए, जस्ट यहाँ पर इसे आप क्लिक करें। हमें चाहिए सबसे अच्छी मुझे लगती है वो है सैंस सेरिफ, हमने दे दिया सैंस सेरिफ। तो फ़ॉन्ट देखिएगा अब क्या हो गया हमारे पास, इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। तो ये काम होता है फ़ॉन्ट फैमिली का। उसके बाद होता है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट होता है, हमने दे दिया यहाँ फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। तो अब ये क्या हो गया, बोल्ड। अच्छा एक और चीज़, बोल्ड ये हो सकता है नहीं दिख रहा हो आपको, हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही होती है। बोल्ड पैराग्राफ को करके देख लेते हैं। देखें यहाँ पर आया, टारगेट कर दिया P को, इसे कर दिया फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, अब फ़र्क देखिए, जो पहले था और अब जो था वो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, बोल्ड। पहले बोल्ड नहीं था। तो ये काम होता है फ़ॉन्ट वेट बोल्ड का। हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही बोल्ड होती है, तो इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है भाई, और इसके अलावा होता है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल, हमने फ़ॉन्ट स्टाइल दे दिया इसे इटैलिक। ठीक है, तो और दे सकते हैं, देखें थोड़ा आपको कर्व में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो अब ये क्या है में नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा ये कर्व के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये काम होता है फ़ॉन्ट स्टाइल का। और कुछ होती है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन आप, तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर वो होता है लिंक के अंदर, जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन का। मैंने लिख दिया था टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो देखिए इसके नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन। अगर आप किसी को भी रिमूव करनी है आपकी अंडरलाइन, तो आप लगा दें आप नन। अक्सर जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है लिंक्स वगैरह के अंदर। मैंने यहाँ आया और मैंने यहाँ लिख दिया एंकर टेग के अंदर यूट्यूब। ठीक है, अब मैं गया CSS के अंदर, अब यूट्यूब के नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन। तो जस्ट मैं यहाँ आया, एक को टकरा टारगेट, और मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब मेरी रिमूव क्या हो गई यहाँ से, नीचे से यूट्यूब के नीचे से लाइन। तो ज़्यादातर काम में आता है ये इसलिए। ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी हमारे पास
हो चुका। उसके बाद देख लेते हैं टेक्स्ट अलाइन होता है हमारे पास, किसी भी चीज़ को अगर हमें सेंटर में करना है तो हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन किया मैंने से किया सेंटर, तो ये कहाँ आ गया हमारे पास हेडिंग सेंटर के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है। अगर आपने जो है वो राइट पर करना है आप राइट दे दें, ठीक है, सेंटर कर दें, हम सेंटर कर देते हैं। और एक जस्टिफाई भी होता है। जस्टिफाई का क्या काम होता है हमारे पास, आप पैराग्राफ को अपने थोड़ा सा जो है वो और बढ़ा दें। जस्टिफाई क्या करता है, अभी दिख रहा होगा आपको, यहाँ स्पेस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ स्पेस कम आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है, तो जस्ट यहाँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। देखें अब हर तरफ से इसने क्या ले लिया, इक्वली हमारे पास स्पेस ले लिया, तो इसलिए काम आता है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। एक और टैग होता है हमारे पास, हम पैराग्राफ में लगा के देख लेते हैं, बॉर्डर का। अच्छा, हम लगा देते हैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट एंड यानी कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहला देना पड़ता है आपने बॉर्डर के अंदर कि आपने px कितना देना है, ठीक है। px में बता देता हूँ आपको, देखें सबसे पहला आप px देंगे, दूसरा उसका स्टाइल देंगे, और तीसरा उसका कलर दे देंगे। कलर ऑटोमेटिक आ चुका है हमारे पास, देखें हमने दे दिया 2px सॉलिड ब्लैक। आप चाहें तो इसे 3px दे दें। अब जैसे जैसे px बढ़ाते रहेंगे ये और मोटा इस बॉर्डर होता रहेगा, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड है, आप जितना गहरा चाहते हैं जस्ट उसकी px आप बढ़ा दें, ठीक है। तो ये काम करता है हमारे पास कुछ इस तरीके से बॉर्डर। अब बात कर लेते हैं हम विड्थ की, हाइट की, मार्जिन, पैडिंग वगैरह इन चीज़ों की। देखें अभी पैराग्राफ आ रहा है हमारा इतना बड़ा, अब हम चाहते हैं कि पैराग्राफ आ जाए हमारा, विड्थ थोड़ी कम हो जाए, तो जस्ट दे देते हैं हम इसकी विड्थ, तो आप दे दें 400 px, तो ये आ गया इतना। हम चाह रहे हैं कि ये आ जाए 500 px, ठीक है, तो ये आ गया इतना हमारे पास। हम चाहते हैं कि ये आ जाए हमारे पास 50%, सिंपल। ठीक है, तो ये आ गया इतना वेब का हाफ पे जितने इसने अपनी विड्थ को ले लिया है, ठीक है। तो ये काम करता है हमारे पास 50%। इस तरीके से आप किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को, वो चाहे पैराग्राफ हो, डिव हो, किसी भी चीज़ को, बटन हो, आप उसे विड्थ दे सकते हैं और हाइट दे सकते हैं, ठीक है। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट हमने इसे दे दी 300 px हाइट, 300 px हाइट, ठीक है। अब यहाँ देखें और टेक्स्ट आने की गुंजाइश है, तो क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट को इसके बढ़ा देते हैं। हम गए HTML के अंदर और यहाँ हमने दोबारा थोड़ा सा और डमी टेक्स्ट लिख दिया इसमें लोरेम, इस तरीके से। अभी भी नहीं भरा, थोड़ा सा और डमी टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा और दे देते हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे पास हमने इसकी हाइट और विड्थ एक दी थी कि भाई इतनी ही इसकी हाइट और विड्थ रहे, ठीक है। देखें कितनी दी थी इसकी हाइट हमने, 300 px, लेकिन अब टेक्स्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो ये टेक्स्ट कहाँ आ रहा है हमारे पास, बाहर। अच्छा, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ दे दें ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अब जितना भी टेक्स्ट जो बाहर आ रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन आप चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा रिमूव ना हो, टेक्स्ट ज़रूरी है, तो आप यहाँ दे दें ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब एक स्क्रॉल बार आ जाएगा जब टेक्स्ट उस डिव से, उस पैराग्राफ से बाहर निकलेगा, तो इस तरीके से।